होंगे, मैं चलती हूँ। क्या रात भर भी नहीं ठहरूगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं कार भिजवा दूंगी। मैंने कहा ना, मैं कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, 2 साल गुजर गए, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते फिर भी इतनी दूर की मुलाकात तक ना हो। अरे लो, ये तो आ गए। अरे भाभी जी नमस्ते। आप तो ईद का चांद हो गए हो। हाँ नमस्ते। आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? लो ये उल्टी शिकायत। अजी क्यों ना हो, कभी आपने बुलाया और मैं न गया। हाँ मैं नहीं जानती थी कि तुम खुद को मेहमान समझते हो। अरे वो भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, क्योंकि इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया। मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज बिल्कुल नहीं। वो तेरे जीजाजी भूखे होंगे। मैं चलती हूँ। अरे तुम ही कुछ बोलो ना। अरे मैं कितना कहकर हार गई, मगर मानती ही नहीं। अरे जीजी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना तो भूल ही गई। ये देखो हमारे छोटे से मकान की फोटो। हमने अपनी रूसी कैमरे से खींची है। छोटा तो नहीं, अच्छा खासा बंगला है। तुम आती तो दंग रह जाती। मैं तुम्हें अपने पूरे बंगले की सैर करवाती। कल ही हमने नए पर्दे और सोफे लगवाए हैं, बेल्जियम से मंगवाए हैं। इटालियन पर्दे, चीन की मूर्ति, मलेशियन सिंक। तेरे जीजाजी राह देखते होंगे। मैं चलती हूँ। अरे ये छोड़ आएंगे आपको, कार तो है ही। हाँ भाभी जी, बाय नॉट। मैं शीला के साथ चली जाऊंगी, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। नए पर्दे लगवाने में मदद करनी है ना आपने। और बताइए गुरुसेवक, काम धंधा तो अच्छा चल रहा है ना? हाँ भाभी जी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया है। बस यूं ही 2-4 साल काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा, और क्या। हाँ हाँ, राम दुलारी ने बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, लेकिन जरा हाथ पैर संभाल के रहना। जी मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी देना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है जब ईमान सलामत रहे। अजी ईमान खोकर पैसा कमाया तो क्या। अरे ऐसी दौलत को तो मैं त्याज्य समझता हूँ। और आप किसकी बचाऊं? सब सिया सफेद तो मेरे हाथ में है। अब मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। अरे उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। अजी मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। अब मेरे सामने तो मालिक यूं सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे बेचारे। हाँ मगर आदमी को परखना खूब समझते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा था और एक ही महीने में 150, 200, 300 कर दिया। 300? मगर काम क्या करना पड़ता है? काम? अरे वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। चलिए आपको देरी हो रही होगी। भाभी जी चलिए, भाई साहब भूखे होंगे। हाँ हाँ आइए। चलिए चलिए। आखिर रूप कुमारी का घर आ ही गया। रूप कुमारी को यह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना गमले, ना फर्नीचर, 2-4 टूटी टाटी तिपाइयां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटे, बस यही इस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, मगर अब यही घर उसे काटे खा रहा है। अरे आ गई तुम, कैसी रही शादी? जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं निकाली है ना। और अगर रात को मैं वहीं रह जाती तो तुम अपने लिए एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? सारी उम्र मुझे ही पीसते रहोगी क्या? पर नौकरानी रखने के लिए तो मैंने तुमसे कितनी बार। तो फिर लाकर रख क्यों नहीं दी? निकाल देती तो कहते। हाँ ये गलती हुई। असल में तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, तुमने केवल मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझ सकूं। तुम्हारे दिल में मेरे आराम का विचार कभी आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपए लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कदर प्यार करनी पड़ती है। क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, संसार में ऐसे भी मर्द हैं जो अपनी स्त्री के लिए आसमान के तारे तक तोड़ लाते हैं।
गुरसेवक को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है और उम्र में तुमसे कहीं कम। 500 का महीना लाता है और वो राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो ये 75 रुपए ही बहुत है। रान बानी में मगन, तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिलों में कैसे कैसे अरमान होते हैं, पर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं, तुम्हें तो खाना भी अच्छा चाहिए और कपड़े भी, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी वजह से रुक, मेरी तो कोई सुनता नहीं। रुक, सबको अपनी रुक, भगवान का वांग वाणों का यह सिलसिला कई मिनटों तक चलता रहा। देखो, ये कोई किचन, ये कोई रसोई है, ये कोई घर है। अपने आप को देखा है, घर को देखा है। और बेचारे उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने कभी रूप कुमारी को शिकायत का मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य की बात है, पर यह उनके वश की बात तो नहीं। वे दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को प्रसन्न रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक अकाउंट्स पढ़ाया, अरे इसीलिए कि वह प्रसन्न रहे। रूप कुमारी की नाराजगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वाकई में 500 लाता है तो बेशक भाग्य का बली है, अरे पर दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे अवसर मिल गया होगा। अब हर किसी को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इस बात का पता लगाएगा कि सचमुच में उसे 500 रुपए महीने मिलते हैं कि महज डींग मार रहा है। और मान लिया कि मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को हक है कि वो मुझे ताने दे, जली कटी सुनाए? अगर इस तरह मैं भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती सुशील स्त्री को देखकर उसे कोसना शुरू कर दूं तो कैसा हो? माना रूप कुमारी सुंदरी है, त्यागमयी है, मृदुभाषी है, पर उससे बढ़कर सुंदरी, त्यागमयी, मृदुभाषी देवी उसे ये दुनिया खाली तो नहीं, तो क्या इस कारण मैं भी उसका अनादर करूं? अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात का संकल्प किया। रूप, तो आखिर आपका आना हो ही गया। अरे कहाँ चले गए आप भाई साहब? अरे भाभी जी, देखा मैं आ गया। हाँ, वो भी अचानक। अब ना कहिएगा। हाँ, वो क्या है ना कि घर में थोड़ी सफाई चल रही थी, इसलिए सामान उथल पुथल है। आइए बैठिए, बैठिए ना। क्या है कि आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। उनकी दावत पे तो मैं नहीं आता, लेकिन जब भाई साहब ने कहा कि तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। हाँ। मैं जरा चाय लेके आता हूँ। हाँ, उस दिन तुमसे कुछ बातचीत ना हो पाई थी, जी लगा हुआ था। जी एक बात बताइए, ये इस पिंजरे में तो आपको बड़ी घुटन होती होगी। पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का निवास स्थान है। अजी छोड़िए, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। भाभी जी, मैं आपके लिए अपने ही घर के पास एक मकान ठीक करा दूंगा। अजी खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। अरे मकान दरअसल हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। अरे सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में। जिसे जो मकान देना चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं। अरे भाभी जी, अब मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करा दूंगा। अरे आप मेरी बड़ी भाभी जो हैं, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अरे भाभी जी, एक मकान क्या, आपके लिए 100 मकान तैयार हैं। अरे मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, उसे जो कहता हूँ आंख बंद करके मंजूर करती है। अरे अपना बेटा समझती है मुझे, उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने तो मुझे 20 रुपए पर रखा था, 20 रुपए पर। था बड़ा मालदार, मगर किसी को नहीं मालूम
उसकी असली दौलत कहाँ से आती है मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। कहाँ से आती है? धीरे भाभी धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ देखो गुरसेवक, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। भाभी कहते हो और बताते भी डरते हो। अरे डरता गुरसेवक अपनी बीवी से भी नहीं। सारी सुनो भाभी, मेरा मालिक दरअसल एक खुफिया फरोश था, किसी से नहीं कहना। हाँ सौदागर था लड़कियों के जिस्म का। परमेश्वर! अरे हटो, बड़े बड़े होटलों में आना जाना लगा रहता है हमारा। अरे शहर का कौन सा बड़ा अफसर, योग गुरु या फिर नेता नहीं जिसे मेरे मालिक ने खुश न किया हो। अरे लाखों की आमदनी थी उसकी, लाखों की। अब वही व्यापार मैं करता हूं। मैं हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। अरे मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। अरे मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार करे। बड़े बड़े अफसरों से याराना है मेरा। इनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं कर सकता। खुलेआम लोगों से मिलता हूं और उनकी जरूरतें पूरी करता हूं। भाभी अरे सुनो, अरे हिसाब में लिखता हूं 1000 की रिश्वत दी, देता हूं बाकी अरे बेदरे 1 रुपए आते हैं, बेदरे करता हूं। अब बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई है नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। अरे ये तो आपके चरणों की भेंट है भाभी। अब मुझे तो बस दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। अरे भाभी, जो आत्मा और सदाचार के उपासक है उन्हें कुबेर लात मारता है। लक्ष्मी उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दिन और ईमान सब कुछ खोने को तैयार है। मुझे बुरा मत कहिए, मैं कौन मालदार हूं। यहां जितने धनी हैं सब के सब साले लुटेरे, अरे पक्के डाकू साले। थू कल को मेरे पास रुपए आ जाएं तो मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए कितनी वाहवाही होती है। अरे कौन पूछता है मुझे रुपए कहां से मिले। जिस महात्मा से कहिए बुलाकर अपनी प्रशंसा करवा दूं। अरे इन्हीं महात्माओं ने मिस्टर लोहिया को धर्म भूषण की उपाधि दी थी। हाँ, इन्हीं स्वार्थी पेट के बंदरों ने, जबकि उस बुढ़े से बड़ा कुकर्मी इस संसार में ना होगा। मगर यहां तो लूट है। एक वकील 8 घंटा बहस करके 500 अंदर कर लेता है और एक डॉक्टर जरा सा नश्तर चलाकर 1000 सीधे कर लेता है और एक जुआरी एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अरे अगर इनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। इंसान की अहम जरूरत को पूरा करना कोई पाप नहीं। अरे मुझे तो पुण्य मिलेगा लोगों को इस परम सुख की अनुभूति कराने का। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की कोई इज्जत नहीं। यहां वही सफल है जो आंखों में धूल झोंक सके। अरे गरीबों और कमजोरों को लूट कर अमीर हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। हाँ, लीडर। कहिए, गिना दूं कितने कोकीन का बाजार लगा लगा कर करोड़पति हो गए।
तैयार है। ए, चुप! कितने जुआ खेल खेल कर करोड़पति होगा? गुरुसेवक चाय ठंडी हो रही है। ए, चल, इधर लाओ चाय, लाओ। अरे गुरुसेवक, तुम तो गिर गए। ए, कौन है? मिस्टर लोहिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, सबको देख लूंगा। अरे अरे दया आती है मुझे तो उस राम दुलारी पर जो भोग विलास की धुन में और अमीर कहलाने के लालच में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। अगर इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? आखिर गुरसेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूजी जाती हो, जहां मनुष्य की कीमत उसके बैंक अकाउंट और टीम टाकों से आकी जाती हो, जहां समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, लालच और नीचता के भावों को उकसाती हो और उभारती रहती हो, गुरसेवक और राम दुलारी उस चाल में फंस जाए या फिर उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज तो नहीं। गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी घबराता था कि कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, वरना मैं भी गेहूं की तरह पिस जाता। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींगे मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की कीजिए, इसी में हमारा कल्याण। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर मैं भी उस दुनिया की सैर कर लूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। अगर मैं आकर ये तुमसे वृतांत कहता तो तुम्हें यकीन आता? बिल्कुल नहीं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी के शरीर को एक वस्तु समझकर इस्तेमाल करे। मुझे तो सारा हाल पुलिस के इंस्पेक्टर से पहले ही मालूम हो गया था। मैंने ही उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और खुद ब खुद सच चुगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। ललचता तो था और अब भी ललचा रहा है, पर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। आखिर पैसा ही तो सब कुछ नहीं। मुझे मेरा सबक मिल गया है। अपनी आत्मा का गला घोट कर ऐश करी भी तो क्या, आपकी सेवा में जो पुण्य है मेरे लिए वही काफी है। अरे अरे बच्चे आते होंगे, खाना भी नहीं पकाया है, घर का सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। आप मुंह हाथ धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना पकाती हूँ। मैं ना हूँ तो आपका क्या होगा? ओहो, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है? कितनी रात हो गई है, कितनी रात हो गई है, कहाँ थे आप? सदप, ये देखो क्या लाया, सही है ना? सुख कहाँ है? Ladies and gentlemen, we now have a final 5-minute break before our final one-act play for the evening. Ladies and gentlemen, our final one-act play for the evening has been adapted in Hindi by Vivek Srivastav and is directed by Tuhin. Presenting W. Jacobs, Monkey's Paw.
ये एक ठंड और सीलन से भरी रात है। मिसेस एंड मिस्टर व्हाइट के छोटे से ड्राइंग रूम में माहौल खुशनुमा है। कोने में अलाव जल रहा है और बाप बेटा चेस में मशगूल हैं। इसी बीच श्री व्हाइट ने, जो अपने आप को क्रांतिकारी चालों का गुरु मानते हैं, ऐसी बेवकूफी भरी चाल चली कि उनकी बीवी मुस्कुराए बगैर न रह सकी। हवा कितना शोर कर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। चेक। अब उम्मीद नहीं है कि वो आज आएगा। डैड, मेट। शहर से बाहर रहने में यही सबसे बड़ा नुकसान है कि दुनिया में जितनी वीरान, वाहियात और बेहुदा जगह हो सकती हैं, ये उन सब से घटिया है। ये पगडंडी, ये तो एक दलदल है, और ये सड़क, ये एक नाला। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। सोचते होंगे पूरी सड़क पर कुल 2 घर ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं डार्लिंग, शायद अगली बार जीत ही जाओ। लगता है वो आ गए, मैं देखता हूं। मॉरिस, आखिरकार बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मौसम तो तुम देख ही रहे हो। वाह वाह, बूढ़े घोड़े लाल लगाम। गुनाह कबूल हुजूर, लगदग तो आपकी भी माशाल्लाह बरकरार है। लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स मॉरिस, ये है मेरी वाइफ एलिजा, और ये हमारा बेटा सैमी। हेलो सर। हेलो। कर्नल मॉरिस, यहाँ आपके पास बैठिए, अच्छा लगेगा। शुक्रिया। स्टेशन से आते समय बेतहाशा भीग गए होंगे आप। कुछ खास नहीं, इससे भी बुरी बारिशें देखी है मैंने। बेशक। ये हुई ना बात, अब ठंड भागेगी। डैड ने आपकी बहुत सारी एडवेंचरस कहानियां सुना रखी हैं। अच्छा, फिर तो वक्त के साथ साथ वो और भी दिलकश हो गई होंगी। भाई गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम अपनी शानदार कहानियां सुनाने खुद नहीं आओगे तो कोई और उन्हें सुना ही डालेगा। चार्ल्स पिछले 21 सालों से फौज में है और घूम घूम कर लड़ाइयों, बीमारियों और न जाने किस किस से रूबरू होता रहा है। जब ये गया था तो एक दुबला पतला जवान, और अब देखो। लेकिन वक्त ने कोई खास निशान नहीं छोड़े हैं इन पर। मैं भी एक बार इंडिया जाना चाहता हूँ, बस यूं ही दुनिया घूमने। जहाँ हो खुश रहो, तुम्हारा परिवार है यहाँ। मैं भी एक बार उन पुराने मंदिरों, मदारियों और फकीरों को देखना चाहता हूँ। चार्ल्स, उस दिन शायद तुम मुझे किसी बंदर के पंजे के बारे में बता रहे थे ना? नहीं, ऐसी कोई बताने लायक बात नहीं है वो, छोड़ो उसे। बंदर का पंजा? शायद आप इस कहानी को जादू कह सकते हैं, शायद। क्या वो पंजा है आपके पास? पहली नजर में तो ये एक मामूली सूखा हुआ पंजा है बस। पर इसमें खास बात क्या है? इसे एक तांत्रिक ने, बहुत पहुंचे हुए फकीर ने सिद्ध किया है। वो ये बताना चाहता था कि भाग्य लोगों की जिंदगी चलाता है, और जो कोई विधि के विधान से छेड़छाड़ करता है बहुत दुख पाता है। उसने इस पे ऐसा जादू किया है कि 3 अलग अलग लोग इससे अपने 3 वरदान पूरे करवा सकते हैं। तो फिर आपने अपने वरदान क्यों नहीं मांगे? मांगे थे। क्या वो तीनों वरदान पूरे हुए? हाँ, हुए। और किसी ने भी वरदान मांगे थे क्या? पहले वाले ने भी 3 वरदान मांगे थे। पहले 2 वरदानों का तो पता नहीं, मगर तीसरा वरदान मौत का था, और तब ये पंजा मुझे मिला। मॉरिस, अगर तुम्हारे 3 वरदान पूरे हो चुके हैं तो अब ये पंजा तुम्हारे किसी काम का नहीं, फिर क्यों इसे लिए लिए फिरते हो? झक है और क्या। पहले सोचता था इसे बेच दूंगा, मगर अब नहीं। ज्यादातर लोग तो इस कहानी को गप समझते हैं, और जो थोड़ा बहुत यकीन करते हैं वो चाहते हैं इस्तेमाल के बाद पैसे दें। अंकल मॉरिस, अगर आप 3 और वरदान मांग सकते तो क्या आप मांगते? पता नहीं, कुछ पता नहीं। मॉरिस, बैंगल, क्या है?
अगर ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो तुम इसे मुझे दे दो। हरगिज़ नहीं, मैंने इसे आग में फेंक दिया था, अब तुमने इसे उठाया है। अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, मैं नहीं। समझदारी इसी में है, इसे वापस आग में फेंक दो। अरे लेक्चर मत दो चार्ली, ये बताओ ना वरदान कैसे मांगते हैं? इसे अपने दाएं हाथ में पकड़ो और तेज आवाज में